हेलो गाइस, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर संविधान का निर्माण के बारे में बात करेंगे, जिसे इंग्लिश में हम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, क्या-क्या चुनौतियाँ इसके सामने आई और कितना टाइम लगा इसको बनाने में। ये क्लास 12th के हिसाब से ही मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ। तो जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा संविधान बनाना, जो एक नए स्वतंत्र और विविधताओं से भरे देश को एक साथ बाँध सके। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को संविधान के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में ताकि आप तुरंत समझ जाएँ। तो संविधान देश को चलाने वाली सबसे बड़ी नियम की एक किताब होती है। कहने का मतलब एक किताब होती है जिसके अंदर देश को चलाने के नियम लिखे जाते हैं। जिस तरह स्कूल चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म क्या होगी, क्लास कब लगेगी, क्रिकेट के नियम क्या होंगे, वैसे ही पूरे देश को चलाने के लिए जो कानून और नियम बनाए जाते हैं, उनके कलेक्शन या संग्रह को हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहते हैं। हाँ, तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश था, तो यहाँ के लोगों को बाँध कर रखना, अभी ये नया-नया आज़ाद हुआ था, यहाँ के लोगों को बाँध के रखने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए, जो इन सारी विविधताओं को ध्यान में रखकर सबको एक साथ जोड़ सके। तो इसमें आपको पता है कि बहुत सारी भाषाएँ थी, धर्म थे, जातियाँ थी, अलग-अलग परंपराएँ थी, तो ये एक तरीके से बहुत ही विशाल ग्रुप या समूह बन गया था भारत। तो ऐसे देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान बात तो थी नहीं, तो उस हिसाब से ये संविधान निर्माण का कार्य यहाँ से प्रारंभ हुआ। इस सोच के साथ हुआ कि सभी को एक साथ लेके चलना है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। आज़ादी के बाद जब भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, तो अंग्रेज़ों ने कुछ कानून बना रखे थे। एक तो सबसे पहले वो उनको हटा रहे थे, जो भी गैर कानूनी थे। मतलब अब जो इंडियंस के हिसाब से वो कानून पहले सही नहीं थे, अब उनको ठीक करा जा रहा था। और साथ ही साथ आज़ादी के बाद सबसे बड़ी ज़रूरत ये थी कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को शक्ति दी जाए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए, सामाजिक समानता, जो असमानता फैली हुई थी, उसको ख़त्म किया जाए और न्याय स्थापित किया जाए। तो इसी उद्देश्य के कारण संविधान की हमें आवश्यकता पड़ी। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और इसकी क्या भूमिका थी। तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। यह सभा भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसमें अलग-अलग धर्म, जाति, क्षेत्र और राजनीतिक विचारधाराओं के लोग शामिल थे। कहने का मतलब है ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी, इसके अंदर जो भी मेंबर्स थे, उसमें अलग-अलग धर्म के लोगों को, अलग-अलग जाति के लोगों को, अलग-अलग राजनीतिक सोच वाले लोगों को शामिल किया गया था ताकि सबकी सुनी जा सके। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभा के देश के बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू भी इसके अंदर थे, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी और कृष्ण स्वामी अय्यर आदि ये सब लोग शामिल थे। तो मतलब काफ़ी सारे जो बड़े-बड़े देश के नेता थे, वो इस संविधान सभा का हिस्सा थे। तो संविधान सभा केवल कानून लिखने वाली संस्था नहीं थी, बल्कि ये एक लोकतांत्रिक बहस और सहमति का मंच भी थी, क्योंकि इसमें सारे नेताओं ने अपनी अलग-अलग राय रखी थी। तो ये सिर्फ़ एक कानून नहीं लिखा जा रहा था, इसमें हम एक ये समझ लो कि राजनीतिक विचारधारा से भी लड़ रहे थे और लोकतांत्रिक बहस भी थी और इन सब पे सबको सहमति जतानी थी। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ कि संविधान सभा का उद्देश्य और संविधान की विचारधारा क्या थी, मतलब इसका रेज़ोल्यूशन क्या था। तो जो संविधान सभा थी, अब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ऑब्जेक्टिव्स रेज़ोल्यूशन। इसमें ये स्पष्ट किया गया कि भारत किस तरह का राष्ट्र होगा, मतलब उन्होंने अपना वो जारी किया उद्देश्य प्रस्ताव, उसके अंदर कुछ बातें इन्होंने लिखी की। तो इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा,
मतलब भारत किसी के दबाव में नहीं होगा, वह खुद ही किंग होगा। और दूसरा जो इसमें पॉइंट था, जनता ही सभी शक्तियों का स्रोत होगी। इसका मतलब है कि सारी शक्तियों की जो जड़ है वो जनता के थ्रू ही मिलेगी। कोई आगे मैं आपको बताऊंगा, जनता के थ्रू आप जैसे चुनाव देख लो या मंत्री देख लो या कोई भी देख लो, तो वो सारे जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। और थर्ड इसमें जो पॉइंट था उद्देश्य प्रस्ताव में, वो था सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे। मतलब किसी भी नागरिक को कोई एक्स्ट्रा अधिकार नहीं मिलेंगे, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब तीनों स्टेजेस तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों के अंदर सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल बना, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया। आप लोग काफी लोग जानते होंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। इसी को हम संविधान की प्रस्तावना बाद में कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। आगे मैं आपको बताता हूँ कि संविधान निर्माण, मतलब अब संविधान बनाने में जो जो समस्याएं आई या जो बहसें हुई आपस में लोगों की या देश में, उनके बारे में बात करते हैं। तो संविधान बनाते समय कई गंभीर मुद्दों पर बहुत ज़्यादा बहस हुई। मैं पॉइंट बाई पॉइंट आपको बताता हूँ, ये एग्जाम में भी आता है। तो सबसे पहला पॉइंट था कि देश का विभाजन। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जिससे संविधान सभा के कई मुस्लिम सदस्य पाकिस्तान चले गए। इसके बावजूद सभा ने अपना काम जारी रखा और धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया। अब कहने का मतलब है कि जब ये 47 में तो बंटवारा हो गया, लेकिन कुछ देश यहाँ पे कुछ सभा में मुस्लिम लोग भी थे, अब वो तो बंटवारे में वहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। तो इसके बावजूद यहाँ पे काम रुका नहीं, जारी रखा और संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाने की पूरी कोशिश की। दूसरा पॉइंट था इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार। इसके ऊपर काफ़ी बहसें हुई कि अल्पसंख्यकों को क्या अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए या सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। तो इसमें क्या किया गया कि सभी नागरिकों को समान अधिकारों की ही प्राथमिकता दी गई। थर्ड पॉइंट आया संघीय व्यवस्था। तो अब ये संघीय व्यवस्था, मतलब ये तय करना कठिन हो रहा था कि केंद्र को कितनी शक्ति दी जाए, राज्य सरकार को कितनी शक्ति दी जाए। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा था, क्योंकि हमें ये तय करना था कि हमारी सरकार किस तरीके से चलेगी। तो एंड में हमारा ये इसमें कंक्लूजन निकला कि एक मजबूत केंद्र वाली संघीय ढांचा अपनाया गया, ताकि देश एकजुट रहे। मतलब केंद्र सरकार होगी पूरे देश की, उसके बाद राज्य सरकारों को डिवाइड किया गया। सबसे मेन जो होगी वो राज्य सरकार होगी। अगर आपको अभी इसके बारे में जानना होगा तो मैं आई बटन पे आप क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने संघीय व्यवस्था के बारे में पूरा डिटेल में बता रखा है। फोर्थ पॉइंट था भाषा का प्रश्न। अब ये था कि भाषा की कौन सी राष्ट्रभाषा बनाई जाए, क्योंकि यहाँ तो अब बहुत सारे लोग थे। अब ये साउथ में तमिल बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई कुछ लोग उर्दू भी बोल रहे हैं, कुछ लोग इंग्लिश भी बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो गया कि किस भाषा को अब राष्ट्रभाषा बना जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की तरफ भी आप जानते हो मराठी बोल रहे हैं। तो हुआ क्या कि इस पर तीखी बहसें हुई, लेकिन एंड में एक कंक्लूजन ये निकला कि हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में हम उस टाइम पे स्वीकार किया गया। मतलब राष्ट्रभाषा हमारे को हिंदी ली और हेल्पिंग जो लैंग्वेज थी उसको हमने इंग्लिश के तौर पे रखा। इसके बाद एक भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा इसमें योगदान था, और उनकी प्रारूप समिति के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ, जिसको हम इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। तो संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने क्या किया, अंबेडकर जी ने दुनिया के संविधानों का अध्ययन करा। सारी दुनिया के, मतलब ज़्यादातर देशों के जो मेन मेन देश थे उनके संविधानों का इन्होंने बहुत इस पर रिसर्च की, और उसमें से कुछ हेल्प लेके भारत के लिए एक व्यवहारिक और लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया। अंबेडकर का मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र ना हो। इसी कारण संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर अंबेडकर ने काफी जोर दिया। तो अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि संविधान सभा को कितना टाइम लगा इसको बनाने में, संविधान को बनाने में। तो संविधान सभा को लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे
संविधान को प्रस्तुत करने में। तो इस दौरान 11 सत्र आयोजित किए गए। हर अनुच्छेद पर चर्चा और संशोधन भी हुए, मतलब जो नहीं पसंद आ रहा था उस पर संशोधन भी हुए, और साथ ही साथ जनता के सुझावों को भी महत्व दिया गया। यह पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक और पारदर्शी थी। सब लोग इसके बारे में मतलब समझ सकते थे। हर लोगों को एक राइट दिया गया कि संविधान के अंदर अपनी अपनी भूमिका निभा पाए और कुछ राय दे पाए, जनता भी राय उसमें दे पाए। तो इसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से, मतलब ऑफिशियल रूप से अपना लिया गया कि ये हमारा संविधान है, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। इसी दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तो संविधान ने हमें काफ़ी सारे अधिकार दिए, जनता को भी दिए, और काफ़ी काफ़ी चीज़ें ठीक भी हुई। जैसे नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए, सरकार को जवाबदेह बनाया, जो भी सरकार बनेगी वो जवाबदेही रहेगी जनता के प्रति। सामाजिक न्याय और समानता की नींव रखी गई कि सभी को न्याय मिले और सभी समान हो। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि संविधान किस तरीके से बनाया गया और क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, और किस तरीके से संविधान को और कब बनाया गया। तो ये मैंने इस हिसाब से समझाया है जो आपका क्लास 10th के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के चैप्टर में है। इसको मैं और ब्रीफ दे सकता था, बट 10th के अकॉर्डिंग आपको अभी इतना ही समझना चाहिए। ज़्यादा समझोगे तो इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपके सर के ऊपर से जाती रहेंगी। तो 10th के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है, इसी में से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से, और बाहर से कुछ नहीं आएगा। निष्कर्ष के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय संविधान का निर्माण केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये एक ऐतिहासिक प्रयास था जिसमें देश के भविष्य की दिशा तय की गई। यह संविधान आज भी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है और हमारी एकता और विविधता का प्रतीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।